अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 4 फरवरी 2022 सुबह 7:15 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मेरे साथ आपको ब्रिगेडियर रिटायर जफर अली साहब नजर आ रहे हैं। आपको 2-3 इश्यूज है और बहुत अहम इशू है। अच्छा, बीच में कानूनी भी इशू है, परफॉर्मेंस का इशू भी है, और साथ हमने आज खास तौर पर बलूचिस्तान भाइयों के लिए हमने जो कुछ हो रहा है उस पर गुफ्तगू करनी है। तो मेरे हाथ में प्रेस रिलीज है और ये कल जारी की थी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने। और ये बड़ा यानी मजाक हो गया यहाँ। मैं तो बड़ी अरसे से लगा हूँ, ये क्या है। उन्होंने जिक्र कर दिया कि मीर शकीलुर रहमान और कमर इस्लाम की बरियत के फैसलों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपना नकलें अप्लाई कर दी हैं और उसको चैलेंज करना है। और 31 जनवरी 2022 के दोनों मुकदमात के बाद जियो टीवी, रोजनामा जंग, रोजनामा दी न्यूज और ब्रोज बुध तारीख 2 फरवरी और जंग जियो के एडिटर इन चीफ की बरियत और अदलिया के खिलाफ चार्जशीट और मीडिया टॉक और ये सारा यकतरफा रिपोर्टिंग की उन्होंने। अब यकतरफा रिपोर्टिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी है, पैमरा से रुजू किया जाएगा। और यहीं आगे कुछ और बातें हैं कि 822 अरब रुपए की रिकवरी है जो बिलवास्ता 1405 लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। और 1400 और उसके अलावा बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मिसाल पाकिस्तान, बहुत से लोगों ने सराहा। और जो नैब है, सार्क एंड एंटी करप्शन फोरम का चेयरमैन भी है। और इस वक्त 1237 बदनवानी के रेफरेंस जो हैं एहतसाब अदालत में जेर समाअत है, जिसमें तकरीबन 1353 अरब रुपए मालियत के ये मामला, ये सारी पोजीशन उन्होंने बता की। अब गजनफर साहब, मैं एक बात आपको बता दूं, नैब एक ये पैमरा जो है ना, एक नाकाम इदारा साबित हुआ है। मैंने बड़ी कोशिश की इसमें कि मैं ठीक कर सकूं चीजों को, हालात और वाकयात में बेहतर कर सकूं। और आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगवाई, वो भी हम लोग आए, हाई कोर्ट में आए। फिर नवाज शरीफ के और इसहाक डार के ऊपर, फिर जब शहबाज शरीफ के बारे में जंग और जियो ने खबर गलत दी नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से, ऐसे डीप फ्रीजिंग थे। मैं गया पर पैमरा अक्टूबर से ऑर्डर पा चुका है, कोई दिसंबर में आए, जनवरी में, लेकिन आज तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। पैमरा का इम्प्लीमेंटेशन का निजाम कोई नहीं है। पहले तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो सर मैं कहूंगा कि पैमरा जो है वो मीडिया का अदारा है, यानी मीडिया से रिलेटेड है। दुख की बात यह है कि पैमरा की चीजों को जो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो उसकी मीडिया जो है, जो कमर्शियल मीडिया है जो पाकिस्तान में परवाह नहीं करता, इसलिए कि उसके ऊपर कोई जो एक अकाउंटेबिलिटी जो कदगन होनी चाहिए उसका निज़ाम मौजूद नहीं है। इसलिए वो अपनी मर्जी से खेलते रहते हैं। और पैमरा की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को जो है मीडिया हाउसेज जो हैं वो उड़ा देते हैं, एक चुटकी में उड़ा देते हैं। इसलिए कि जो पैमरा के अदारे के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए तब जाते खुद, वो प्रोफेशनलिज्म आपको नजर नहीं आया। पैमरा का चेयरमैन माजी में आपको पता है कि पॉलिटिकल रिश्वत के तौर पर अपॉइंट होता रहा। एक वो अफसार साहब अपॉइंट हुए थे पैमरा के चेयरमैन, अभी याद है। रुकिएगा, अफसार आलम की तैनाती मैंने तो चैलेंज की थी, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। निकाला था इसको, ये जाती मुलाजम था, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो एक एजेंडे पे पता है, इस्लामाबाद में जो क्लब जिसको लेके चलता है वो भी आपको पता है। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो चीजें, जब इस किस्म की चीजें होंगी तो आप, और रिपीटेडली ये चीजें होती रहेंगी, तो वो अदारा अपना इख्तिदार जो है, वो अपना जो कदर है वो लूज कर जाएगा। अब ये मीडिया में भी जब उनको पता होता है कि जिनके ऊपर कोई प्रेशर किसी और जगह से आता है, अब मैं वो जगह बता, कोई भी जरा सी चीज वहां से आ जाती है, वो ये चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बात ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि जी पैमरा का, ना तो पैमरा की वो रिस्पेक्ट है, ना पैमरा के इतने, हालांकि दुनिया पूरी में देखिए ना, पैमरा के साथ साथ पूरी दुनिया में लाइबल लॉज होते हैं। अब वो लाइबल लॉज डील करते हैं बेसिकली जो चीजें आपने की हैं उसके साथ, कि जरा सी भी कोई चीज होती है तो लोग जाके उसको चैलेंज कर देते हैं, और चैलेंज करते हैं तो फिर मजबूर रहते हैं मीडिया हाउसेज भी कि जो उन चीजों को भी चलाएं। लेकिन यहाँ तो वन साइडेड अफेयर चल रहा है, और ये वन साइडेड अफेयर इसीलिए चल रहा है कि वो पैमरा की जो
पाक डेवलप होनी चाहिए थी एज ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारी जो सियासी हुकूमतें हैं उन्होंने जानबूझ के डेवलप ही नहीं दी। उन्होंने कोशिश, खासतौर पर नवाज शरीफ ने तबाह किया इस अदारे को बहुत बुरी तरह से, क्योंकि आपको पता है नवाज शरीफ तो खिलवाड़ करते हैं ना हर अदारे से। वो हर अदारे के मालिक को कहता है कि ये मेरा जाती गुलाम। आपको याद है एक चैरिटी होम चलाने वाला एक शख्स जिसने एक बैंक के अंदर सिर्फ 16 महीने नौकरी की थी, वो सईद, उसको नवाज शरीफ ने स्टेट बैंक का डिप्टी चेयरमैन लगा दिया था। ये बात सही है। कोई लिमिट है? नहीं, कोई नहीं। कोई अच्छा, लिमिट चलते हैं आगे। अच्छा, चलते हैं आगे। ये दूसरा बड़ा अहम इशू है, बहुत ही अहम इशू है, और ये दोहरे निजाम की बातें हो रही हैं। मैं भी जवाब नहीं दे पाया किस तरह अदालतों को चकमा दे के नवाज शरीफ गया। 19 जनवरी 2019 को ये 4 हफ्तों के लिए गया था। अभी लेटेस्ट लेटर मेरे हाथ में है। ये अटॉर्नी जनरल ने खत लिखा है होम सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। और जो लेटेस्ट वो है ना जी, अपना फयाज शॉल, जो इनके बहुत जाती दोस्त हैं शरीफ, नवाज शरीफ के, उनके वो जो रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट में दी, उस पर उन्होंने कहा कि स्पेशल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो ये देखे। अब ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बचपन में हम भी क्या करते थे। हम स्कूलों में जब जाया करते थे तो स्कूल से छुट्टी करनी थी, वो डॉक्टर से जाके एक ओपिनियन लिखा लेते थे और जाके छुट्टी कर लिया करते थे। कई दफा अदालतों में पेश होना होता था, और हम भी अभी भी वो चलता है। लेकिन जब दरखास्त, जब जमानत लेनी हो या इस तरह मुल्क से बाहर जो ना, तो मेडिकल बोर्ड बैठता है और मेडिकल बोर्ड बैठ के वो तय करता है। उस वक्त नवाज शरीफ ने मैनेज करके अपनी मर्जी के बंदे लगा के वो प्लेलेट्स ऊपर नीचे करके चला गया। लेकिन ये खिलवाड़ जारी है। यानी मैंने वफाकी हुकूमत को बेबस देखा, क्योंकि सबसे पहला जो लेटर है जो काबीना ने 11 जनवरी 2022 को, और आज हम 4 फरवरी को पहुंच चुके हैं। आज 4 फरवरी तारीख है, तो इस पे तो कुछ नहीं हो सका। अभी खतों किताबत हो रही है, अटॉर्नी जनरल साहब लिख रहे हैं सूबाई हुकूमत को, सूबाई हुकूमत बोर्ड बनाती है और लिख रही है, लेकिन ये हाई कोर्ट नहीं आ रहे, ना ही वहां के हाई कमीशन को ये कहा है। ये तो 2 नंबरियां तो सारी जा रही है। क्या आप क्या समझ रहे हैं कि असल बात क्या है? वही असल बात सब सही है, आपने खुद ही बता दी। असल बात है झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, अपना मेल प्रैक्टिसेस, इनफेक्टिवनेस, बुजदार जैसा चीफ मिनिस्टर, जो रॉन्ग मेडिकल रिपोर्टें, किसी कोई परसेप्शन नहीं है, मुस्तकबिल की कोई सोच नहीं है, कोई अपने काम से कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल गवर्नेंस का सिस्टम नहीं है, किसी भी किस्म का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो अपना कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कानून का मजाक बढ़ाना। यानी आप देखिए ना बलूचिस्तान में कितनी ज़राअत होती है, आपको पता है बलूचिस्तान इज ए नॉट, मतलब इतना तो यहाँ पे तो ये है कि कोई एफिडेविट बलूचिस्तान का एफिडेविट जमा कराया, अपनी दौलत का ट्रेस देना था, तो एक किसी ने कहा है अदालतों में जाके कि मैंने बलूचिस्तान में ज़राअत से इतना पैसा बनाया और ये ज़राअत का पैसा यहाँ पे मौजूद है। तो जहाँ पे जिस एविडेंस थोड़ा ना जी बगैर साहब, ये बात क्या है, अपना सरीना ईसा कहती थी, और कोई एग्रीकल्चर इनकम बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूँ। एग्रीकल्चर इनकम अगर मैं कमा रहा हूँ या दे रहा हूँ तो अंडर दी टैक्स लॉ मुझे बताना है कि ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है और इस पे एग्जाम्प्ट है, तो डेक्लेरेशन है। एग्रीकल्चर इनकम की बेस भी तो होनी चाहिए ना। आप कहें कि जी छोड़ के रेगिस्तान से मैंने गंदम पैदा कर ली है। बलूचिस्तान को आप जानते हैं, मैं जानता हूं कितनी एग्रीकल्चर होती है वहां पे। बलूचिस्तान इज अ बैरन कंट्री, पूरी दुनिया जानती है। बलूचिस्तान में किस जगह थोड़े से पैचेस हैं, वहां पे वो कारेजेस बनी होती है क्वेटा में, जहां पे कोई फल फ्रूट होता है, उसके ऊपर आप ये सिब्बी और क्वेटा के दरमियान एक जगह आती है, वहां पे कुछ एग्रीकल्चर पानी की वजह, बाकी कहां पे एग्रीकल्चर नजर आया आपको? तो जहां पे ये चीज जब एक्सेप्ट कर ली जाए एज ए एविडेंस, तो आप मुझे बताइए अजहर सदीक साहब, आप जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत छोटी। नवाज शरीफ तो लंदन में बैठ के पता नहीं किस किस किस्म के डॉक्यूमेंट बनवा सकता है, वो तो पैसे देने का मास्टर है। अभी आप देखिए आपकी बाहर मार्केट में गर्दिश है कि कोई किसी चीज है, कोई पिटीशन के ऊपर कोई करोड़ों रुपए जो है वो ट्रांसफर हुए एक बंदे से दूसरे। नाली की वाले केस की बात कर रहे हैं, ताहियात नाली वाले केस की बात कर रहे हैं। नाली वाले केस में बहुत सारी चीजें चली है, ये लोग बात कर रहे हैं, और लोग जो बात करते हैं वो बगैर लंदन में जाके जाना हुआ, वो चीजें सारी बगैर बेसिस के नहीं होती। कौन इतना कमिटेड है अपने जॉब से पाकिस्तान में? एक शख्स निकाल के दिखा दे जो पाकिस्तान में अपने जॉब से कमिटेड हो और बगैर पैसे के काम ना करता हो।
ये बड़ी जबरदस्त बात बगैर है। पैसे के फेवर ना करता हो, अननेसेसरी एक बंदा पाकिस्तान के अंदर आप निकाल के दिखा दो, तो ये नवाज शरीफ तो कुछ भी कर सकता है। नवाज शरीफ कैन डू एनीथिंग अंडर द का, वो मतलब है झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए, चक्कर चलाने के लिए, अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए, पार्टी को बर्बाद, ही कैन डू एनीथिंग पॉसिबल अंडर द। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे तो पंजाब गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए ना, उस बोर्ड से सवाल करना चाहिए। ये तो सारी शो ऑफ चीजें हैं, ये जो है ना, ये एक वो क्या कहते हैं, दिखावे की चीजें हैं कि जो उसने लेटर लिख दिया, उसने जवाब मांग लिया, उसने फलाना कर दिया। जैसे आजकल अगर आप एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखें, वो एनसीओसी की गाइडलाइंस आती हैं कि जी 300 से कम की शादी होगी, अपना अंदर डाइनिंग। अब पता क्या हुआ है, एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा, यम, उन्होंने कहा, चूंकि गवर्नमेंट ने कहा कि इंडोर डाइनिंग नहीं होगी, तो मैं देखा तो पता चला उन्होंने खिड़कियों के शीशे निकाल दिए हैं और इंडोर डाइनिंग कर रहे हैं, एंड देयर नोबडी टू चेक देम। अब अंदाजा लगाइए रूल फ्लाउट करना पाकिस्तान में कितना आसान है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट ने ये किया है कि अपनी खिड़कियों के शीशे उतार दिए हैं और वहां पे अंदर उसी तरह इंडोर डाइनिंग हो रही है। कोई किसी किस्म की वैक्सीनेशन चेक करने का, और एनसीओसी भी खुश है, गवर्नमेंट भी खुश है कि जी हमने तो डायरेक्शन इशू कर दी है, अगला फॉलो। तो मतलब यह है कि मैंने आपको बता दिया ये करो, अगर आप नहीं करते तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो जिस मुल्क में जहां पे हुकूमत जिम्मेदारी ना ले चीजों की, तो इसी तरह की मेडिकल रिपोर्ट बनेगी ना, और क्या होगा। इस तरह के आप बेताजा, अगर जब आप लोगों को घरों में जाके जमानतें देने लगेंगे, जब संडे को जमानतें मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो आप मुझे बताइए फिर सिस्टम कौन सा रह जाएगा। जब जजेस साहिबान खुद जाके चल के जमानत देंगे, और आपको पता है कि जमानत किसकी हुई थी घर के अंदर छुट्टी के बाद। तो सर ये चीजें, मुझे तो नहीं पता कि हमारे इंस्टीट्यूशन इन चीजों को सोचते हैं या नहीं सोचते। अगर नहीं सोचते तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर बस ठीक है, वही जो आपने कहा, गरीब के लिए अलग लॉ, अमीर का, ये प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, पूरी दुनिया कहती है, लेकिन जिन्होंने इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है वो फिर यही होता है कि एग्रीकल्चर इनकम आ गई तो सारा काम ठीक हो गया। अच्छा चलते हैं, अब तो क्या आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया है, तो इस वक्त सबसे जो बर्निंग टॉपिक है, मैं दो सवाल रखूंगा और कोशिश करेंगे कि आप ही जवाब दें। इन दो सवाल मेरे बड़े रेलेवेंट रखते हैं। एक तो हम सबको पता है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी की बुनियादी वजह है कि कहने को तो वो बलोच है, लेकिन वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, ठीक ठाक उन्हें पैसे दिया जाता है, मुल्क दुश्मन अनासर उन तक पैसा पहुंचाते हैं और वो वहां से ऑपरेट करके जहां थोड़ा बहुत इंडक्शन करके सत्यानाश कर रहे हैं। जहां जो मुझे याद है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या बलूचिस्तान में अपना जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होने होते थे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो मामला चैलेंज हुआ तो पता लगा कि पैसे तो आए लेकिन वो पैसे खा गए, इसको स्कूलों में नहीं लगा। अब ये कसूर तो हुकूमत का नहीं है, वो वडेरों के हवाले से। इसके साथ साथ मैं एक चीज जो बड़ी अहम जोड़ना चाहूंगा, ये एकदम वेव शुरू हुई है और वो भी खास तौर पर वेव उस वक्त शुरू हुई है जब वजीर आजम ने चाइना जाना। अब जरा बात को समझिएगा, यहाँ आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? मैं नजम सेठी वगैरह का नाम इन लोग हर एक को पता है वहाँ यहाँ क्या करते रहे, और वही मामा कदीर को जो पालने वाले हैं अहमद मीर, वो सबके सामने है, और वो जिस तरह बैठ के इंडिया में बकवास कर रहा था मामा कदीर, वो आप और हमारे सामने। आप क्या समझते हैं इस बारे सीधा बड़ी बहुत वो अपना गंभीर सिचुएशन है, बहुत सोचने वाली सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। और आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जब आप बलूचिस्तान का अगर नाम लेते हैं तो आप उसमें ये देखिए कि पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी के हुए केसेस हुए हैं, इसमें एक ऐसा भी था, एक जज साहब थे, सेठ साहब, जिनकी डेथ हो गई गालिबन, आपको उनका नाम पता होगा, सेठ वकार का। वो जितने दहशतगर्द पकड़े जाते थे वहां पे कोर्ट में पेश होते थे, वो उनको जमानत दे दिया करते थे। आप चीफ जस्टिस वकार सेठ की बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है ना। और उनको उनका साथी कहा जाता था सिर्फ इसलिए गालिबन कि जिनको पकड़ा है एजेंसीज ने और गवर्नमेंट ने, तो इनको छोड़ दो। और जिन्होंने पकड़ा है अंदाजा लगाए कि जितना कंट्रीब्यूशन फौज का है अपना इन्होंने क्या करना है, ये तो इन्होंने किया। अब इस वजह से, इतने दहशतगर्दों की छोड़ने की वजह से, कल आपके दो ऑफिसर परसों अपने वहां पे केच में, एक कप्तान और एक मेजर और 10 जवान, और नोशकी में और पंजगोर में कांस्टेंट अटैक में फौज के 20 के करीब जो है बड़ी कीमती जाने जो है 15-20 के करीब जो वो है। अब उसका जवाब कौन देगा मुझे बताए? उससे जवाब सेठ वकार से पूछा जाएगा, इसका जवाब क्या
जो जाके बाकी बड़े बड़े क्लेम करते हैं। अब ये चीजें बहुत हैं जो इनर होती हैं, जो अंदर से चीजों को जन्म देके अंदर से दहशतगर्दी को जन्म देती हैं। बलूचिस्तान के अंदर 1973 में दहशतगर्दी हुई थी। 1973 में जब दहशतगर्दी हुई थी, जब भुट्टो साहब ने अकबर मुफ्ती की गवर्नमेंट को सैक किया था, उसके बाद जो कुछ हुआ था वो अफगानिस्तान से स्पॉन्सर हुआ था। ये शेरू मरी, हरबियार मरी का बाप, ये सारे जो है अफगानिस्तान चले गए थे और अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही थी। फिर अफगानिस्तान अपना बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा ट्राइबल सिस्टम ही है, जिसमें ट्राइब एक दूसरे से बड़ा अपना लड़ते रहते हैं, क्योंकि वहां पे तालीम का निज़ाम आपने उतना नहीं पहुंचाया कि वो पाकिस्तानियत को समझ सकें और वो ट्राइबलिज्म के जो झगड़े उनको खत्म कर सकें। सुई में जब एक कैडेट कॉलेज बनाया तो उसका इलाका जितना डेरा बुख्ती से नीचे, काहान से नीचे जितना इलाका है वो आपको पीसफुल नजर आता है। हरबियार मरी और जो शेरू अपना ये ब्रह्मदाद बुख्ती है, ये अफगानिस्तान का पासपोर्ट लेके इंडिया भी जाते हैं और ये स्वीडन में भी पाए जाते हैं, इंग्लैंड में भी पाए जाते हैं। वहां जाके बसों के पीछे नारे भी लिखते हैं और इन्हीं के ताल्लुकात हैं अजीत कुमार डेविल से, इंडिया की सीक्रेट एजेंसी से। और उसके बाद इनके तमाम बेसिस ईरान के अंदर भी मौजूद हैं। अभी दोनों ग्रुपों को मिला के एक ग्रुप बना दिया गया। पहला हमला होता है केच में। कैच बिल्कुल पता है आपको, बिल्कुल ऊपर है, एक सिक्योरिटी फोर्सेज का कैंप है। हमने एफसी को इस ज्यादा ऑपरेशंस करने के लिए एफसी बलूचिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ है, एफसी बलूचिस्तान साउथ है। लेकिन बलूचिस्तान का इलाका इतना बड़ा है कि हर जगह साइजेबल फोर्स रखना पॉसिबल नहीं है। तो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे और इंपॉर्टेंट जगहों पे पोस्टें बनाई दी जाती है, जो प्लेटून लेवल पोस्ट होती है, कंपनी लेवल पोस्ट होती है, सेक्शन लेवल पोस्ट होती है। अभी सोचने की बात यहाँ ये है, जब ये दोनों ग्रुप मर्ज हुए हैं, इससे पहले इसकी हरबियार मरी की उनकी जी मूवमेंट है, ये इंडिया के अंदर देखी गई है और वहां पे इनकी मुलाकात हुई अजीत कुमार डेविल के साथ, जो वहां पे इंडिया में बहुत सारी खबरों के अंदर और प्रिंट मीडिया के अंदर भी आ चुका है। साथ साथ आपने देखा कि जी जो चमन का जो बॉर्डर है, ये जो ईरान का जो बॉर्डर है, उसके साथ अभी तक आपकी फेंस मुकम्मल नहीं हुई। और ईरान जो है वो ट्रेडिशनली रॉ का हेडक्वार्टर रहा है। अपना तेहरान के अंदर उन्होंने बहुत ऑफिस बनाए और पाकिस्तान अपना के साथ जो बॉर्डर है, पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर है, वहां पे उन्होंने रॉ की मदद से बहुत सारी दहशतगर्दी के 2-3 अड्डे कायम किए। तो ये एकदम जो एक होता है अपना कैच में, फिर आपके पंजगूर जो है कोयटा से 450 किलोमीटर गालबन दूर है और नोशकी जो है वो पंजगूर से 150 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अब इस एक बेल्ट के अंदर जो चीजें होती है, इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है इनके बेसिस ईरान में मौजूद हैं और अफगानिस्तान के अंदर इनको सपोर्ट हासिल करती है कि ऑपरेशन के बाद जाके ये वहां पे पनाह ले सकते हैं, यानी जब वहां से भागते हैं तो वहां जाके ये सिक्योर अपने आप को फील करते हैं। ईरान उनकी सपोर्ट करता है क्योंकि ईरान का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के साथ जो है, उन्होंने हमेशा इस खत्ते में बलूचिस्तान के अंदर एक तो पाकिस्तान को ड्रिलिंग से मना किया कि जी आप ऑयल ड्रिलिंग ना करें। कहते हैं कि जी प्लेटो जो है वो नीचे की तरफ रेज करता है तो यहाँ पे ऑयल निकलता है तो बलूच अपना ईरान के अंदर इफेक्ट होता है। और दूसरे उन्होंने बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट दिए ईरान के अंदर। तो ये एकदम ये चीजों को का इस तरह स्केल पे आ जाना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से पॉसिबल नहीं है, जब तक कोई बाहर की एजेंसी इनको पैसे ना प्रोवाइड कर रही हो। क्योंकि 100 आदमियों का एक चेक पोस्ट पे आके हमला करना मतलब है वो सारे के सारे पंजगूर से, वो सारे के सारे कैच से तो नहीं निकले ना, वो कहीं से तो आए हैं, जाके आके वो जमा हुए और उसके बाद एक जगह जाके हमला किया है, फिर एक कैंप में घुसने की 2 जगह से पंजगूर में कोशिश की है, वो उनको रोका गया है। फिर एक अपना आपने देखा कि डेरा अल यार में कहा वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब बलूचिस्तान जो टेरेन है वो इतना बड़ा है कि हर इलाके को एक कंपनी लेवल स्ट्रेंथ से या एक साइजेबल स्ट्रेंथ से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बलूचिस्तान में 1973 में भी इसी किस्म की इंसर्जेंसी हुई थी। उस वक्त फोर्सेज ने फिर जो है एक कंबाइंड ऑपरेशन शुरू किए थे। अब जरूरत है समर की है कि हर जगह जिस जगह ये हो रहा है वहां पे कर्फ्यू लगाया जाए और उस इलाके को पूरी की तरफ स्कैन किया जाए। दूसरे ये है कि जहां भी आपको अभी अल जजीरा ने अपना वीडियो चलाई थी कि जो उन्होंने कुछ सेपरेटिस्ट इस किस्म के लोग थे उनको इंटरव्यू किए थे, तो वो उस जगहों पे नजर आ रहे थे जिस जगह पे वो फिर रहे थे, उसको आप जियो टैगिंग करके उस जगह को डिटेक्ट करके वहां पे एरियल बम्बार्डमेंट करें, आप हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां पे करें, लोगों को परसू करें। और ये तमाम के तमाम वो मिसिंग पर्सन है जिनका केस मामा कदीर करता रहा और जिनका केस जो हामिद मीर लड़ता रहा है और वो आपकी जो इसकी डेथ हो गई है, कौन थी वो जो क्या नाम था, जहांगीर, आसमा जहांगीर, वो लड़ती रही है।
कि जी ये मिसिंग पर्सन है, और हामिद मीर लड़ता रहा कि ये वही मिसिंग पर्सन है जिन्होंने चाइना की एम्बेसी में कराची में हमला हुआ तो पता चला अब ये लोग भी जैन से, अगर आपने देखा हो कि ये आ रहा है, इनके अमेरिकन इक्विपमेंट इससे निकला है, इनके साथ अमेरिकन बूट्स निकले, तो इसके अंदर सीआईए की इन्वॉल्वमेंट भी लगती है, और मुझे सीआईए स्पॉन्सर्ड लगते हैं क्योंकि इमरान खान चाइना जा रहे हैं। सी पैक का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है, सी पैक की बहुत बड़ी कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बलूचिस्तान के अंदर बने, गवादर जो वो अपना टेक्निकली जो डेवलप होके बड़ी अच्छे स्टेज पे पहुंच गया, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर काम शुरू हो गया, तो उसको, और अमेरिकन जो है वो सी पैक से खुश नहीं है, और अमेरिकन जो सी पैक को कहते हैं कि जिसके इंतजाम में रोड़े डाले जाएं, तो उन तमाम खतरात को उजागर करने के लिए और सी पैक को मुतासर है सीआईए स्पॉन्सर्ड, और सीआईए जब भी काम करती है वो रॉ या पहले वो एनडीएस होता था, अब वो रॉ के कोलैबोरेशन से काम करती है, तो ये उनका कंबाइंड एक ऑपरेशन है। और पाकिस्तान को अब बड़ा प्रोएक्टिवली बगैर किसी चीज का इंतजार कि, मैं तो ये कहता हूँ सदीक साहब कि इंडिया की बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं, एक खालिस्तान मूवमेंट है, उनके नॉर्थ में वो ऊपर ईस्ट में बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है मिजोरम की, और उनकी बड़ी फॉल्ट, हमें भी चाहिए कि अब हमें टाइम आ गया हम उनकी फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करें, कोवर्टली एक्सप्लॉइट करें। अगर आप शरीफ बन के शरीफ बच्चे बन के बैठे रहेंगे ना तो हमको इसी तरह थप्पड़ पड़ते रहेंगे, हमारे जवान इसी तरह अपनी जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे, और वहां पे ऐसे सेठ वकार जैसे लोग होंगे जो उनको बेल देते रहेंगे, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या निकला? एट द एंड ऑफ द डे कौन सफर कर रहा है? एट द एंड ऑफ द डे तो वो जवान और वो ऑफिसर और उनकी फैमिली, क्या ये जो ऑफिसर की फैमिली जो जिनकी शहीद के पास कोई जाएगा चल के इनसे, फौज के अलावा कोई जाएगा इनसे कंट्रोल करने के लिए? कोई एक बात करेगा? यहाँ तो लोग हैं जो बैठ के फौज को गालियां देते हैं आपके मीडिया पे, और शर्म नहीं आती उनको, क्योंकि वो बिके हुए लोग, ये डूब मरने का मतलब पैसा खाते हैं, इंडिया का पैसा, रॉ का पैसा खाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बताते हैं, और आके यहाँ पे एक आपके पाकिस्तान में एक ऐसा भी प्रोफेसर है जो कायदे आजम को चैलेंज करता है कि थीसिस नहीं रहा, वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और उसको पे दे रहे हैं। तो इस किस्म के जो बेशरम लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के माशरे को तबाह किया हुआ, इसलिए ये चीजें जो है आपको एक डाइवर्जेंट एंगल पे नजर आती हैं। इसके लिए बहुत बड़ी कौमियत की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान है तो हम है ना, तो जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं उनके खिलाफ हमारी सोसाइटी को भी खड़ा होना है। एग्रीड। आपने बहुत खूबसूरत बात कर दी, सारी चीजें आ गई, बड़ा मुख्तसर सा बताइएगा, मौका आ रही गया कि यहाँ डायलॉग करके बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे, अब इनको आईनी हाथों से निपटना पड़ेगा ये सो कॉल्ड लैथ की पसंद को, जो पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से बाहर भी बैठे। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अभी आपने लोगों को इस्लामाबाद में रखा हुआ है जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, आप उनको बर्दाश्त करें, तो बेशर्मी हमारी हुकूमतों की भी नहीं है। दो ऐसे वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, दे शुड बी किक्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, जाओ यार जाके बाहर रहो। अब बात सिर्फ ये है कि समझने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है हमारी जिंदगियों में, और सिर्फ हुकूमत ही नहीं, आप जैसे और बहुत सारे लोगों को जो मीडिया से या सोसाइटी के मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक रखते हैं, उनको ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटियों में इस किस्म का जहर फैलाते रहे आपके टीचर्स और प्रोफेसर, तो फिर वो जो प्रोडक्ट निकलेगी वो किस तरह लोग दुश्मन के खिलाफ खड़ी होगी। और ये चीजें हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन में ये चीजें हो रही, बलूचिस्तान के इंस्टीट्यूशन में ये चीजें हो रही। हमारी गवर्नमेंटों को चेक नहीं है, गवर्नमेंटों का चेक क्या होगा? आपके टॉप के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं दे आर नाअहल है। जितने आपके मतलब इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, क्या उनके अंदर इतनी सोच है कि वो किसी चीज को अपना चीज को हमको है आपके पास? तो काबिलियत जब नहीं है तो कम से कम आप जैसे लोग ही कोई खड़े हो जाए जो बोले, ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनको पॉइंट आउट करें। आर्मी तो कुर्बानियां दे रही है, फौज तो कब से कुर्बानी, लेकिन उन कुर्बानियों को कितने लोग रिकॉग्नाइज करते हैं? बहुत सारे ट्विटर उठा के देख ले, वहां अहमद नूरानी जैसे लोग हैं, सीआईए के पेड एजेंट है, आपको पता है पेड एजेंट, वहां पे बैठा अमेरिका में, यहाँ बकवास करता था, अभी वहां से ट्विटर पे बकवास करता है। अहमद वकास गुराया है, आप अपना आशा बोले है, पीटीएम के लोग हैं, ये सारे कौन है? इनके बैकग्राउंड चेक करें। की बेटी है,
अजहर साहब इनके बैकग्राउंड चेक करें कि ये किधर से, इनके फादर और मदर की हिस्ट्री चेक करें कि वो क्या थे, क्योंकि कोई भी इस किस्म का आदमी जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा, ये मुल्क जो होता है आपकी माँ होता है, और माँ के खिलाफ कौन बोलता है, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, ये वो लोग हैं। तो इनको चेक तो करने की जरूरत है ना, या नहीं है? लॉजिक से तो चेक करते हैं, लेकिन लॉजिक उस जगह काम करता है जहां दूसरा सुनने वाला लॉजिकल आदमी हो, जो सुनने वाला प्रोपेगेंडिस्ट हो, जो सुनने वाला पेड एजेंट हो, जो सुनने वाला एजेंसी के टुकड़ों पे पढ़ रहा हो, जो सुनने वाले ने अपनी इज्जत बेची हुई हो, और इस किस्म के, उससे आप क्या बहस करेंगे, उसको क्या समझाएंगे? वो तो गंद की पैदावार है, गंद में रह रहा है और गंद ही उबलेगा वो। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपने बहुत आसान तरीके से अंदरूनी खलफशार और बैरूनी खलफशार और हर एक का किरदार आपने सामने रख दिया है और जरूरत से समझ की है। पाकिस्तान में कौमियत पैदा करने की जरूरत है, स्टेट्समैनशिप आनी चाहिए, और उम्मीद है कि आप भी जगाते रहेंगे, आप भी कोशिश करते रहेंगे। इजाजत चाहेंगे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।